Last time we have studied the Newton three laws, Newton first law, second law and third law. So बेटा उसके बाद आज का जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ फोर्स एक्ट इन पेयर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता होता है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टुडेज टॉपिक। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फोर्स एक्ट इन पेयर, सबसे पहले ये टॉपिक हमारा है इंशाल्लाह, तो इसको बेटा आप कंटिन्यू करते हैं। फोर्स एक्ट इन पेयर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। जैसा कि बेटा हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो जो फोर्सेस हैं ये भी बेटा जो पेयर में एक्ट करती हैं, लाइक एक अगर एक्शन हो रहा है तो उसके मुतबादिल रिएक्शन लाजमी होगा। We often notice a force that seem to make something happen, but usually we do not notice the other force involved। कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये देखते हैं कि एक फ़ोर्स तो एक्ट कर रही है लेकिन जो दूसरी फ़ोर्स जो रिएक्शन दे रही है उसको कभी भी हमने नोटिस नहीं किया। वो कैसे नहीं किया, तो कुछ एग्जांपल है, उसके ज़रिए हम इंशाल्लाह उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। कि बेटा कोई भी टेबल है, कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने बुक ली है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, वेट, बुक, हेलमेट, बैग, बुक, डस्टर, बोर्ड, मार्कर, बेटा कुछ भी है वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ा होगा, उसके ऊपर भी यही सेम फिनोमिना होगा जैसा कि ये एग्जाम्पल है। लेट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। बेटा ये एक टेबल है, इधर कोई भी ब्लॉक पड़ा हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो सकता है। यहाँ मैंने एक बुक की एग्जांपल ली है। सबसे पहले द फोर्स एक्ट डाउनवर्ड ऑन ब्लॉक इज द वेट। द ब्लॉक एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट। टेबल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द बुक। अब देखें बेटा, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक जो बुक है वो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर बेटा दो फोर्सेज हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसे? एक तो बेटा इस बुक का अपना वेट है, दूसरा इसकी नॉर्मल फोर्स है जो एक्ट कर रही है। जब बेटा नॉर्मल फोर्स जिसे Fn कहते हैं और वेट ऑफ द बॉडी जब दोनों बराबर आते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो बॉडी स्टेबल या इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी भी सरफेस के ऊपर लाई डाउन करती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वेट है, ठीक है, बुक का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे को, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल फोर्स ऊपर को। इसी तरह बेटा अगर नॉर्मल फोर्स ऊपर को एक्ट कर रही है तो वेट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे को एक्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स मीन दैट द फोर्स ऑन द टेबल बैलेंस ईच अदर एंड द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बेटा जो है वो बैलेंस कर रही हैं और ये रेस्ट की हालत में है। अब बेटा दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि जब कोई भी गन वगैरह से बुलेट वगैरह फायर किया जाता है। तो बेटा ये जैसा आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, एक गन है, यहाँ से एक बुलेट फायर की गई है। अब यहाँ दो आपको सिनेरियोज नज़र आ गए होंगे, एक F वाला और एक R वाला। ये F और R क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यही मेन थीम ऑफ द एग्जाम्पल है। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द फोर्स F। कि जब बेटा किसी गन से कोई बुलेट वगैरह को फायर किया जाता है तो जो बुलेट है वो किसी फोर्स F के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की जानिब मूव करती है। द गन रिकॉइल विद द रिएक्शन फोर्स R, यानी कि ये वाली फोर्स बुलेट ने इस फोर्स की वजह से आगे को जाना है, ये वाली जो R है दिस इज़ द रिएक्टिव फोर्स और गन ने पीछे को आना है। तो जैसा बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कोई भी सोल्जर या कोई भी पुलिस वाला, ठीक है, वो जब भी गन को चलाते हैं तो बेटा उसका इम्पैक्ट हमेशा बैक शोल्डर के ऊपर लगता है। उसका ये है कि जो बुलेट है वो आगे को जाती है, ठीक है, लेकिन जो उसकी रिएक्टिव फोर्स है उसका इम्पैक्ट जो है वो शोल्डर के ऊपर लगता है। तो बेटा यहाँ पर जो है वो जो गन है वो रिकॉइल हालत में आती है। अब यहाँ बेटा एक वर्ड रिकॉइल यूज हुआ है। रिकॉइल का मतलब क्या होता है? वापस आना। तो यहाँ बेटा आपके ना दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के बनते हैं। सबसे पहले है हाउ गन रिकॉइल व्हेन अ बुलेट इज़ फायर फ्रॉम गन, कि गन कैसे रिकॉइल आती है जब कोई भी बुलेट गन से फायर की जाती है। और दूसरी है कि वाई एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग एट रेस्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा है वो रेस्ट पर क्यों होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह कोई बुक, कोई टेबल, किसी भी चीज़ के बारे में वो बात कर सकता है कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है ना बोर्ड का इंपॉर्टेंट, दैट इज़
लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ। और बेटा ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब देखें बेटा, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ पैदा की है ना, उसकी कोई ना कोई लिमिट है, उसकी कोई ना कोई हद मुकर्रर की गई है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी चीज़ की हद मुमकिन ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात की जो हद है वो लामुतना ही है, वो कभी भी हम उसको पैमाना नहीं कर सकते। अगर किसी फोर्स की बात करें तो बेटा उसकी कोई ना कोई लिमिट मौजूद होती है। तो अगर न्यूटन का लॉ है तो जाहिर बात है बेटा इसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशंस मौजूद होंगी। अब देखें, दो तरह की फोर्सेस ऑफ एक्यूरेसी होती है एक हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक होती है लोअर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कौन सी फोर्सेस होती हैं? हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बेटा वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ के दरमियान में इंटरेक्टिव फोर्स इंटरेक्शन की वजह से आए। जैसा कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं, हमारी बॉडी और ज़मीन दोनों क्या होती हैं? इंटरेक्शन में आती हैं। हम अगर आगे को मूव कर रहे हैं तो ज़मीन को हम पीछे को धकेलते हैं। इसके पीछे बेटा ये न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ इस्तेमाल होता है। कैसे कि हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, बदले में फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन जो ज़मीन से या किसी भी सरफेस से बॉडी पर प्रोड्यूस हो रही है वो रिएक्शन देती है जो बॉडी को आगे को पुश करती है। इसी तरह बेटा जब को कार रोड वगैरह पर मूव करती है तो कार के जो टायर हैं वो रोड के इंटरेक्शन में आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से मूव करता है। इसी तरह बेटा जब कोई भी एयरप्लेन वगैरह हवा में मूव करता है उसका भी यही है कि वो ड्यू टू द एयर फोर्स या कोई भी ड्रैग फोर्स की वजह से, वो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, वो किसी भी फोर्स की वजह से वो एयरप्लेन जो है वो एयर में मूव करता है। न्यूटन लॉ एप्लीकेबल ऑन वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विच आर वी यूज इन आवर डेली लाइफ। कि न्यूटन के लॉज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर अप्लाई होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की है, कार, प्लेन, वॉक एक्सेट्रा, इस तरह की डेली लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात की जाए। प्रॉब्लम अब यहाँ पर कहाँ अराइज होती है? क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी डील विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि एक हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक लोअर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब लोअर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट दैम। प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी डील विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स मोशन। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स मोशन कौन से मोशन होते हैं? जहाँ जो बेटा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका बेटा जो मोशन होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल मोशन होता है। और ये बेटा सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, जिसे हम लोग रियलिस्टिक मैकेनिक्स का भी नाम देते हैं, जिसे मॉडर्न मैकेनिक्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक मैकेनिक्स जो है ये उसका कॉन्सेप्ट था ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, क्योंकि उसने न्यूटन्स के लॉज की लिमिटेशंस बता दी थी। अब बेटा यहाँ पर रियलिस्टिक मैकेनिक्स का मैं सिर्फ आपको ज़्यादा डिटेल नहीं, एक दो लाइन में ही वाइंड अप करूँगा कि जो रियलिस्टिक मैकेनिक्स है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका जो बेटा मोशन है, उसका जो मास है, ठीक है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और वो ऐसे ही नज़र आता है जैसे वो स्टेशनरी है, लेकिन हत्ता कि वो स्टेशनरी नहीं होता वो। अब इसके पीछे मुख्तलिफ़ तरह की थ्योरीज़ हैं। टाइम डायलेशन थ्योरी है, E=mc² वाली थ्योरी है, इसके बारे में हम बात नहीं करते। सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके तो आपको एक्सप्लेन इसके बारे में कर दिया, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट दैट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। बेटा वो दोबारा उसने वही बात कर दी कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे, मास सिवाय उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ आई होगी। अगर बेटा किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज है, वो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।